आइए मैं आपके रूबरू करता हूं जावेद सर को। जावेद अहमद सर साबिक हेडमास्टर एसएमके हाई स्कूल, आपके रूबरू आप अपनी तकलीफ लेकर यहां पर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के सदर साहब, स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़िज़ीन शहर और हाज़रीन मजलिस, आप सबकी खिदमत में एक तमाचा पेश है, मुलाहिज़ा फरमाइए। आ गया। तमाचा तो तमाचा है, चाहे दाएं गाल पर पड़े या बाएं पर। ये इस्लाह के काम आता है और इंतकाम के भी। तमाचा और तमाशा लाजिम व मलजूम है। जब तमाचा पड़ता है तो इज्जत का तिया पांचा तो होता ही है, साथ में गाल भी लाल होता है। गाल पर निशान इबरत उभर आए तो मुंह छुपाना मुहाल हो जाता है। तमाचे से कोई बचा नहीं है, बचपन हो या तालिबे इल्मी का दौर, सब ने एक आध तमाचा तो ज़रूर खाया है और मौका मिला है तो मारा भी है। तमाचा खाने का गम और मारने की खुशी बचपन के यादों का खूबसूरत हिस्सा है। बहरकैफ थप्पड़ तमाचा तमाचे का जोड़वा भाई है। दोनों में बड़ा कौन है, ये ज़रा पेचीदा सवाल है। ये तय है कि तमाचा और थप्पड़ की करम फरमाइयों का सिलसिला तख्लीक आदम से जारी है और ता क़यामत जारी रहेगा। बाद अज़ क़यामत इस सिलसिले को फरिश्ते बरकरार रखेंगे। बहरहाल दोनों में फ़र्क समझने के लिए हमने एक माहिर तमाचा और थप्पड़ से रब्ता कायम किया तो उन्होंने बताया कि यह मारने वाले की नीयत से तय होता है कि वो तमाचा रसीद कर रहा है या थप्पड़ मार रहा है। नेज़ बाज़ मरतबा यह फरीक मुखालिफ भी तय करता है कि उसे थप्पड़ पड़ा है या तमाचा। चंद माहिरीन ने इस फ़र्क को सौती एतबार से समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि गाल पर हाथ पड़ने से तच तच की आवाज़ आए तो उसे तमाचा कहेंगे, और अगर बहुत तेज़ी से हाथ पड़ने से फड़फड़ाहट का आहंग उभरे तो यकीनन ये थप्पड़ होगा। मगर याद रहे कि इस थप्पड़ की गूंज दूर तक सुनाई देती है। एक दूर का ख्याल ये भी है कि अगर तन्हाई में बीवी मारे और शौहर उसमें मोहब्बत और शौकी का कोई पहलू तलाश करके मुस्कुरा दे तो ये तमाचा होगा। दरअसल बाद शौहरों ने मुसीबत में मोहब्बत तलाश करने का ये हुनर घरेलू हालात के थपेड़ों से सीखा होता है, जो अक्सर तन्हाई में काम आता है। ये तमाचे का निस्वानी पहलू है। मानवी एतबार से देखें तो तमाचा अपने अंदर एक अदबी नज़ाकत और दानिशवराना अंदाज लिए नज़र आता है। ये उमूमन अदबी मजलिसों, इल्मी मुज़ाकरों और दानिशवराना मबाहिसों में इस्तेमाल और रसीद किया जाता है, जबकि थप्पड़ में एक फुहड़पन नज़र आता है। इसको हम थप्पड़ का पहलवानी पहलू कह सकते हैं। ये जाहिलों और बेवकूफ़ों को पड़ता है और इसका फाइल इन दोनों से बड़ा होता है। घूंसा, लात, गुत्थम गुत्ती, गाली गलोच, ये सब तमाचे के मुख्तलिफ मराहिल हैं। इन मराहिल के नज़ारे बारहा हम गली कूचों और ऐवानों में देख चुके हैं, और अब तो टीवी के लाइव टॉक शो में भी पकड़ा पकड़ी नज़र आ जाती है। ये अमल और रद्द अमल उस वक्त मुमकिन होता है जब फरीकैन एक दूसरे की दस्तरस में हों, लेकिन मामला जब जिस्मानी दूरी का हो तो फिर तमंचा, बंदूक, तोप और मिसाइल से काम लिया जाता है। ये सब तमाचे की इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्लें हैं। तलवार, तीर, नेज़ा और भाला, ये सब है तो तमाचे की आल औलाद, लेकिन इसका इस्तेमाल बंद हो गया है, इसलिए अब ये म्यूज़ियम में सजे दिखाई देते हैं। तमाचे के कई अक़साम हैं, भरपूर, जन्नाटेदार, ज़ोरदार।
इसका इन्हिसार मारने वाले के जोश, जज्बे और कुव्वत बाजू पर होता है। तमाचे की जलवा आराई गाल तक महदूद नहीं है, बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर उसकी छाप साफ दिखाई देती है। सास बहू की ज़बानी जंग से सब वाकिफ हैं। इस खींचातानी में सास बहू को घर से बेदखल करती है या बहू शौहर को बगल में लेकर घर से निकल जाती है। बहरहाल दोनों सूरतों में तमाचा खानदान के मुंह पर पड़ता है। दोबारा, सास बहू की ज़बानी जंग से सब वाकिफ हैं। इस खींचातानी में सास बहू को घर से बेदखल करती है या बहू शौहर को बगल में लेकर घर से निकल जाती है। बहरहाल दोनों सूरतों में तमाचा खानदान के मुंह पर पड़ता है। हमारी रियासत की सियासत के दो नेताओं ने पार्टी तोड़कर अपनी अपनी पार्टियों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि उनके सरबराह अभी तक गाल सहला रहे हैं। आए दिन हुकूमत के मुंह पर अदालतों का तमाचा पड़ता रहता है, मगर वो कमाल बेशर्मी से ऑर्डिनेंस लाकर तमाचे के असर को ज़ायल कर देती है। भाइयों और बहनों, ये आवाज़ हमारी रूह पर 10 साल से तमाचे मार रही है। इन 10 वर्षों में हमारी बेबसी का ये आलम है कि हर ऐरा गैरा हमें चपत रसीद कर रहा है। इस पर एहतजाज और लब कुशाई के जवाब में हमारी इज्जत नफ्स और माल व मता पर बुलडोज़र का तमाचा पड़ता है। यह थप्पड़ गौर कीजिए। इसराइल का वजूद आलम अरब के मुंह पर तमाचा है, तो अहले फ़लस्तीन पर होने वाले मजालिम मुसलमानान आलम के ज़मीर पर थप्पड़ की तरह बरस रहे हैं। हमें मुजफ्फरनगर यूपी की वो खातून टीचर याद आ रही है जिसने एक मुस्लिम बच्चे को दीगर बच्चों से तमाचा मरवाया था। इस वाक़े को इलाके के मुसलमानों ने अपनी गैरत पर तमाचा समझा, लिहाजा वहाँ खुद के स्कूल और इदारे कायम करने की मुहिम चल पड़ी है। या अल्लाह, ऐसा ही एकाध तमाचा मुसलमाना ने हिंद की गैरत पर मार। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। आइए आखिरी कलमकार आपके रूबरू करता हूँ। मंसूर अकबर साहब अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रख कर यहाँ हाजिर आए। मैं शुक्रिया के साथ आपके रूबरू कर रहा हूँ। उस्ताद का मुशायरा, मज़ाहिया रुदात। उस्ताद बैकल दहलवी गुज़िश्ता एक दहाई से हर साल तवातुर से मुशायरा करवा रहे, ऑल इंडिया मुशायरा मुनक़िद करवा रहे हैं। आज का मुशायरा उन्हें दूसरी दहाई में मुंतकिल करने जा रहा है। उस्ताद की तबीयत में तखल्लुस की तरह बेचैनी रहती है। उस्ताद बैकल दहलवी की तबीयत में तखल्लुस की तरह हमेशा बेचैनी रहती है। 1 मिनट में 4 नशिस्तें तब्दील करते हैं। वज़न भरी जवानी में 2 दर्जन किलो था, अब इस पीराना साली में मुमकिन है उन्हें किसी कीमियागर या सोनार के तराजू में तौलना पड़े। कद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई उन्हें एक ड्रेस तोहफा दे तो साल भर के कई त्यौहार उसी में बसर हो जाते थे। माइक स्टेज के नीचे रखो, तब माइक इनके ना दिखाई देने वाले चेहरे के बराबर होता था। एक अदबी अंजुमन के बानी वो सदर थे। खैर से अंजुमन में उनके अलावा कोई शायर नहीं था। इस अदबी अंजुमन के अराकीन में बेशतर तेदाद चाय वालों, पान दुकान, केले फल्ली वालों और नए अमीर डोनर्स की थी। उस्ताद का मुशायरा मुल्क गिर कायनाती शोहरत पाता था, यानी इस मुशायरे पर इंसानों के अलावा दीगर मखलूकात भी लानत भेजा करती थी। तस्हीर के लिए ब्लैक बोर्ड के अलावा सटोरियों के बोर्ड्स पर इतला तहरीर की जाती थी। मशहूर शराब खानों में मैनोस
कासिद भी कन्वेंसिंग के लिए रवाना किए जाते थे। हर वो जगह जहां अक्ल व खिरत का फुकदान पाया जाता था वहां खास तौर पर इत्तला दी जाती थी। सब गुजारी के लिए मशहूर चाय खानों के रेड बोर्ड पर भी आलू वड़ा के नीचे मुशायरों की तफसीलात दर्ज की जाती थी, जिससे लगता था कि इस तहरीर का उन्वान है गर्मा गर्म आलू वड़ा। मुशायरा शुरू ही होने वाला था। उस्ताद बैकल भौरे की तरह कभी स्टेज, कभी सामाइन, कभी मुंतजमीन और कभी मेहमान खाने तक फिरते जा रहे थे। शायरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। माइक पर एक नव उम्र तालिबे इल्म अपनी तोतली जबान में नज्म पढ़ रहा था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। नाज़िम मुशायरा का ये पहला मुशायरा था जिसने उस बच्चे को दरमियान में चुप करवाकर कांपते हाथों से माइक संभाला। किरत के बाद एखराज और मकासिद बयान हुए। जदीद तर्ज पर मुतरन्नुम नात गोई करने वाले बारिश नौजवान शायर को पेश किया गया। उसने तो पहले अपील की कि बा आवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ ले। उसके बाद फिर गोया हुआ कि नजराना देने वालों से गुजारिश है कि अगर आपके पास नकद रकम ना हो तो माइक के नीचे लटकाए गए बारकोड के जरिए भी फोन पे पर नजराना सेंड कर सकते। नात पेशी के बाद गजल का पहला शायर वारिद हुआ। आज़ादी मिल जाने के बाद भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। रिवायत के मुताबिक इसराइल और मोदी सरकार के खिलाफ तनकीदी अशार पड़े और बैठ गया। स्टेज पर शोर करते मेहमानों में बदउनवान सियासतदानों समेत बेशतर चेहरे ऐसे थे जिनकी खूबसूरत तस्वीरें शहर के पुलिस थानों में बड़े एहतमाम से आवेजा रहती है। एक मोटे ताजे मेहमान ने नाजिम से कहा, शायरा सनम नाज को तो बुलवाओ। नाजिम ने माइक छोड़कर उस मेहमान के कान में कहा, सनम नाज साहबा आपके बाजू में बैठी है। दरअसल आज वो उजलत में मेकअप नहीं कर सकी। दूसरा शायर पेश हुआ जिसने बड़ी आफाकी गजल पेश की। सामईन में बैठे एक हकीकी शायर ने कहा, तुम्हारे उस्ताद ने गजल अच्छी दी है मगर तुम तलफ्फुज़ में थोड़ा चूक गए। सामईन में बेशतर अफराद होटल के बाकड़ों, घरों की बालाई मंजिलों और स्टेज के करीब मोबाइल देखते हुए बैठे थे, जिन्हें राहे रास्त पर लाने के लिए नाजिम ने मौजूदा दौर में होने वाले मुशायरों की इखलाकी इक़दार का ख्याल रखते हुए एक खूबसूरत शायरा को पेश की। मेकअप के बाइस इसकी आंखें, नाक और कान कहाँ थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसने फार्मिंग वाली कोयल की आवाज में शायद अपनी ही कोई गजल सुनाई। इसके बाद आने वाले शायर ने कमाल कर दिया। काफी देर तक गजलें पढ़ता रहा। सामईन ने होटिंग शुरू कर दी। तब कहने लगा, दोस्तों माफ करना, मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी इसलिए वक्त का अंदाजा नहीं हो सका। सदर मोहतरम ने हाथ लगाई, पीछे कैलेंडर तो लटक रहा था, वो तो देख लिया होता। अब बारी थी सनम नाज की। मोहतरमा की एक गजल में कई बहूर नजर आई। औजान को तोते की तरह उड़ रहे थे। उसकी आवाज सुनकर सारे नौजवान चिल्लाए, खाला बैठ जाओ, खाला बैठ जाओ। बिना मेकअप के ये दुर्गत हाय। उस्ताद के उस्ताद स्टेज पर लेटे हुए थे, बिल्कुल इस शेर की तरह कि हजरते दाग जहां बैठ गए, जूतियां इतनी पड़ी उठ न सके, लेट गए। उस्ताद बैकल माइक की तरफ बढ़े मगर दफतन वार में पांव फंसने से बुरी तरह लड़खड़ाए, मगर खैर हुई कि गिरने से बच गए। फिर माइक संभाल कर कहने लगे, दोस्तों आज के साहिब एजाज का इस्तकबाल किया जा रहा है। फिर साहिब एजाज को 20 कैमरों की सलामी के साथ फूलों से लाद दिया गया।
साहिब एजाज का कोई कारनामा नहीं था, बस इतनी लियाकत थी कि मुशायरे के तमाम इखराजात मौसूल अपनी जेब खास से किस्तवार अदा कर दिया करते थे। सदर मोहतरम इलेक्शन के लिए उम्मीद से थे, इसलिए हर दूसरे सदर मोहतरम इलेक्शन के लिए उम्मीद से थे, इसलिए हर दूसरे तीसरे शेर पर ऑन कैमरा 50-100 रुपया देते नजराना देते जा रहे थे। ऑन कैमरा कुछ शोरा ने अपने अच्छे शेर सुनाए, शायरी याद आ गई। एक शायर जो कई किताबों के खालिक और डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज थे, हर सिन्फ पर तबाज़माई करते थे, आज पहली बार हज़ल सुना रहे थे, बजाय हंसने के सामईन में सफ़े मातम बिछ गई। एक शख्स ने दीवारों पर गुटके के पेक थूकने के बाद कहा, किसके घर जाएगा सैलाबे बला मेरे बाद। मुशायरा आखिरी दहलीज पर था, सामईन की तादाद रफू चक्कर हो चुकी थी। बहालत मजबूरी फुटपाथ पर सोने वाले चंद रातों के रसिया मौजूद थे। सामईन में बैठे एक बातूनी शख्स ने बाजू में बैठे बुजुर्ग से पूछा, चाचा मुशायरा कैसा लग रहा है। बुजुर्ग ने बेदारी से कहा, मुझे शायरी वायरी समझती नहीं, बहुएं सताती हैं, इसलिए 2-4 घंटा आराम करने के लिए आकर बैठ। मुशायरा खत्म होने वाला ही था कि वो साहब आ गए जिनके जिम्मा शमा फरोजी थी। नाजिम ने झट नाम पुकारा, शमा फरोजी हुई और मुशायरा खत्म हुआ। माइक वाले ने मुशायरा खत्म होने ही वाला था कि वो साहब आ गए जिनके जिम्मा शमा फरोजी थी। नाजिम ने झट नाम पुकारा, शमा फरोजी हुई और मुशायरा खत्म हुआ। माइक वाले ने उस्ताद से पूछा, शमा फरोजी आखिर में ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ। उस्ताद ने घूर कर कहा, हमारे जाने के बाद यहाँ आसेब न बच जाए, इसलिए शमा फरोजी आखिरी में की गई। मुशायरा खत्म होने के बाद ये इंकशाफ हुआ कि उस्ताद के जूते चोरी हो चुके हैं। बेचारे नंगे पैर घर पहुंचे और बेगम को ये अशार सुनाए, कल शाम किसी बज़्म में जूते जो खो गए। हमने कहा, बताइए घर कैसे जाएंगे। कहने लगे कि शेर सुनाते रहो मियाँ, गिनते नहीं बनेंगे, अभी इतने आएंगे।